हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क या जिसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। जब हमने लीनियर मोशन स्टडी किया था तब हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा एज ए पॉइंट पार्टिकल कंसिडर किया था। हमने ये नहीं देखा था कि ऑब्जेक्ट के किस जगह पे वो फोर्स लग रही है। हमें मतलब सिर्फ ये था कि फोर्स है या नहीं है, लेकिन रियलिटी में ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, इट डज मैटर। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए ये एक स्केल है और इसका मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास है। दैट मीन्स इसके इधर भी इक्वल मास है, इधर भी इक्वल मास है। ओके, और अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि द स्केल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। इट इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स ईच पॉइंट ऑफ द स्केल इज मूविंग with the same velocity and same acceleration, and we call it that scale is under the influence of a force। लेकिन इसी स्केल में अगर मान लीजिए मैं सेम फोर्स सेंटर ऑफ मास पे नहीं लगाऊं और किसी और जगह पे लगाऊं, तब देखिए क्या होता है। व्हेन आई लेट अस से अप्लाई फोर्स हियर, तो आप देखेंगे कि द स्केल इज रोटेटिंग अराउंड सम पॉइंट, मीन्स देयर इज अ एंगुलर एक्सेलरेशन टू द स्केल। सारा मास को ये एक साथ लेके फोर्स नहीं चल रहा है, जबकि फोर्स सेम है। सो दिस इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट, वी कॉल इट ए टॉर्क एंड वी से दैट द स्केल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए टॉर्क। नाउ टर्निंग इफेक्ट और जो रोटेशन में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है कि जब मैं स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि गिव मी एग्जांपल ऑफ ए टॉर्क, तो वो कहते हैं कि अच्छा टर्न होना है तो पंखे का एग्जांपल दे देते हैं कि फैन सर इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए टॉर्क। बट दैट इज़ रॉन्ग, बिकॉज फैन जब चल रहा है तो इट इज़ एट अ कांस्टेंट स्पीड, इट इज़ नॉट हैविंग एनी टर्निंग इफेक्ट। फैन जब वो स्टार्ट हो रहा है और स्पीड पिकअप कर रहा है, देन देयर इज ए टॉर्क। दैट मीन्स टर्निंग इफेक्ट क्या चीज़ है? टर्निंग इफेक्ट इज चेंजेस द रोटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, हर घूमती हुई चीज़ इज़ नॉट अ टॉर्क। ओके, दैट इज़ ए इंपॉर्टेंट थिंग। सो अगर मान लीजिए पंखा स्लो हो रहा है या स्पीड अप कर रहा है, एट दैट टाइम देयर इज ए टॉर्क। ओके, सो दैट इज़ द वन कंसेप्ट आई थॉट लेट मी क्लैरिफाई। नाउ टॉर्क को डिफाइन करने से पहले मैं समझता हूँ आपको दो चीज़ें जानना जरूरी है। और एक चीज़ तो है कि पिवोट या हिंज। पिवोट और हिंज क्या चीज़ है? पिवोट इज़ अ पॉइंट जिसके अराउंड कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। ओके, और हिंज भी वही है जो जिसके अलोंग पॉइंट मूव करता है। ये मैंने एक एग्जांपल बनाया है दरवाजे का। तो ये बर्ड्स आई व्यू है दरवाजे का। दैट मीन्स मैं डोर को ऊपर से देख रहा हूँ। जब मैं ऊपर से डोर को देख रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वो जो डोर जिस हिंज पे चल रहा है वो ऊपर से ऐसे दिखेगा। दैट मीन्स इट विल बी सीन इन द 2D। ओके, और अगर मैं इसको सामने से देखूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा डोर है, ओके, तो मैं अभी ऊपर से देख रहा हूँ तो ये मेरे को विड्थ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं सामने से देखूँ तो दिस विल बी अलोंग दिस एक्सिस। द एक्सिस ऑफ मोमेंट इज जस्ट अ लाइन। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द पिवोट एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज only perception. That means pivot is only in the 2D and the axis of rotation is in the 3-dimensional view. Okay, so that's the one thing. एंड सेकेंड चीज़ ये थी कि व्हाट इज़ द मोमेंट आर्म। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक स्पाइनर है। ओके, और ये स्पाइनर को जैसा कि हमने पिवोट डिस्कस किया, मान लीजिए इस पॉइंट पे पिवोटेड है और मैं यहाँ फोर्स लगाता हूँ, तो ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पिवोट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड योर मोमेंट आर्म। ओके, सो आई हैव रिटन हियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवोट एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द पिवोट आर्म। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग, अब हमें ये देखना है कि टॉर्क किस चीज़ पे डिपेंड हो रहा है। टॉर्क को डिफाइन करने से पहले हमें ये जानना है। तो जस्ट एन एग्जांपल मान लीजिए दिस इज़ अगेन आई गिव एग्जांपल विद स्पाइनर, और स्पाइनर यहाँ पे पिवोटेड है और मैं ये फोर्स लगाता हूँ। इट हैज़ मूव्ड लाइक दिस। ओके, इट हैज़ एक्वायर्ड सम एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर मैं फोर्स इंक्रीज़ करूँ, अगर आप देखेंगे कि अगर मैं फोर्स इंक्रीज़ करूँ तो देखिए इट हैज़ टेकन अ one full round. That means more acceleration is there. Okay, more rotational acceleration is there. That means one thing I can say that this depends upon the magnitude of the force. That is the one point.
सेकंड चीज़, आपने देखा होगा कि जब कभी आपसे कोई स्पानर से कोई नट या बोल्ट खुलता नहीं है तो आप क्या करते हैं, यू टेक ए लॉन्गर लीवर का बोल्ट लेते हैं कि जिसकी आर्म लेंथ ज़्यादा हो, ओके, देन यू अप्लाई more force, okay. That means the second point is position of the application of the force is the another factor on which the torque depend. जैसे आपने देखा होगा कि डोर भी है घरों में, जैसे घरों में डोर है, अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊँ तो जल्दी खुल जाएगा, स्पीड से खुलेगा, और अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊँ या यहाँ फोर्स लगाऊँ तो इट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज टॉर्क विल बी लेस. सो व्हाट यू कंक्लूड दैट torque depend on the two factor. First, one is on the moment arm and second is on the force. Now ये to start with simplify करने के लिए मैंने लिया, I have assumed that the force and the R they are in the same plane, okay, they are in the same plane. जैसे मैंने ऊपर से लिया था, that means they are in the same plane, okay. So जैसे for example ये है, ये मैंने लिया, ये इसकी विड्थ है, that means force अभी मैं इसको ऐसे लगा रहा हूँ, okay. This is the moment arm, okay, this is what I have shown here. So अब हमेशा तो मैं फोर्स ऐसे नहीं लगाऊंगा 90 डिग्री पे, नॉट नेसेसरली. दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई आए और उसने डोर को ऐसे खोला, थिंकिंग दैट इट इज़ ए स्लाइडिंग डोर, मान लो वो ऐसे फोर्स लगाता है, तो क्या होगा, क्या डोर खुलेगा उसका, इट विल नॉट ओपन. दैट मीन्स अगर तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द पोजिशन वेक्टर है तो it has no effect, or similarly it is in the opposite to this, then also it has no effect. So what do you conclude? One, कि अगर तो इसके डायरेक्शन ऑफ आर के अंदर जो फोर्स है वो तो इसके ऊपर एज ए टॉर्क विल नॉट इफेक्ट. नाउ थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि आई कैन अप्लाई फोर्स एट एनी अदर डायरेक्शन which is at an angle theta between force F and the वेक्टर R. तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आई कैन रिजॉल्व दिस फोर्स इन टू कंपोनेंट. One is horizontal component which is along the R, and second is the perpendicular to that. So naturally the maximum value will be when it is 90 degree. So the perpendicular component will apply the maximum torque, okay. So that means I can define now perpendicular component is F sin theta. Now I can now define in a bit comprehensive way the torque is the multiplication of R into F sin theta, okay. So that is a comprehensive definition. और थीटा चाहे आप ये थीटा लें चाहे ये थीटा लें, बिकॉज ये थीटा कितना है, साइन 180 माइनस थीटा. साइन 180 माइनस थीटा मीन्स साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. अगर आप वो खोलेंगे तो देखेंगे इट इज सेम एज दैट ऑफ द साइन थीटा. सो इट इज जस्ट एंगल बिटवीन द आर एंड द पोजिशन वेक्टर एफ. सो दिस इज वॉट आई हैव रिटन हियर. ना आप इसको, इस साइन थीटा को आप एसोसिएट कर सकते हैं आर के साथ भी. अगर आपको क्वेश्चन में कभी वो इजी लगे तो यू कैन इवन एसोसिएट विद द आर आल्सो. कैसे, जैसे मैंने यहाँ दिखाया आपको कि इफ़ यू एक्सटेंड दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, तो दिस इज कॉल्ड लीवर आर्म. सो आप देखेंगे ये भी आर साइन थीटा है, ओके. सो दैट मीन्स आई कैन यूज दिस लीवर आर्म ऑल्सो एज ए वन ऑफ द कंपोनेंट टू मल्टीप्लाई दिस. दैट मीन्स आई रिटन हियर, देखिए पहले तो क्या लिखा था, टॉर्क इज अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू आर, ओके, एंड विच वी फाउंड आउट दैट इज एफ साइन थीटा इंटू आर, और इट इज आर एफ साइन थीटा. दूसरा अगर मैं लीवर आर्म के टर्म में लिखना चाहूँ तो इट विल बी एफ इंटू आर साइन थीटा. सो दे आर ऑल द सेम थिंग, ओके. सो दिस इज वॉट आई हैव रिटन हियर. सो इस डिस्कशन से आपको क्या लगा कि दिस इज समथिंग लाइक रोटेशनल एनालॉग ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, क्योंकि रेट ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजेंट चेंजेस अनलेस द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द नेट टॉर्क. सो अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे नेट टॉर्क 0 है, ओके, तो उसका रेट ऑफ रोटेशन विल नॉट चेंज, ओके. इट विल कंटिन्यू टू रोटेट एट द सेम स्पीड at which it was rotating before, okay. But if the net torque is not 0, then it will get the angular acceleration, okay. The same as the Newton's first law, which is the rotational analog of the Newton's first law. Now as a conventional direction, because आपने देखा होगा कि इस केसेस में जैसे डोर can either open anti-clockwise or clockwise. So as a convention what we have considered that anti-clockwise will be considered as a positive and clockwise will be considered as a
नेगेटिव। नाउ आप देखिए कि हमने जब वेक्टर पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि a डॉट बी वॉज ए बी कॉस थीटा, बट a क्रॉस बी वॉज ए बी साइन थीटा। ओके, सो हियर वी आर गेटिंग द like AB sin theta. That means the torque is a cross multiplication of R and F. Okay, that means I can write this here as a R cross F is equal to RF sin theta, and in the vector form it is definitely will be a unit vector. So the direction will be always in the direction of the unit vector. Okay, so this unit vector will be always perpendicular to the प्लेन ऑफ आर एंड एफ। जैसे मान लिया इस केस में था तो प्लेन ऑफ आर एंड एफ विल बी इन द अप डायरेक्शन। नाउ इसको पता कैसे लगाते हैं? जस्ट सेम बाय द राइट हैंड रूल। ओके, सो आई हैव रिटन हियर द राइट हैंड रूल। पॉइंट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द आर। दैट मीन्स मान लीजिए अगर ये है ये मेरा डोर का वो विड्थ है, तो पॉइंट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द आर। आर इज हियर, डायरेक्शन ऑफ द आर इज हियर। ये यहाँ पे हिंज है तो ये डायरेक्शन में पॉइंट आउट किया, एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द एफ। फोर्स जिधर लग रहा है उधर कर्ल योर फिंगर। ओके, कर्ल योर फिंगर, देन थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। सो थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। दैट इज द रूल वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट। सो द सेम रूल अप्लाइज हियर ऑल्सो। So we can now define comprehensively the torque is defined as a product of force and a perpendicular distance between pivot and a line of action of force, that is called the moment arm. Now iska unit will be naturally by this unit will come from the formula. It is a Newton meter. Newton की हम जानते हैं kg meter per second square multiply by meter. So it will be kg m2 s minus 2. That is a new unit, आप ये समझ लीजिए। और dimension will be from here m1 l2 and t minus 2. So this is the dimension. और एक चीज़ और थी कि आपको टॉर्क हम किसी भी पॉइंट के अक्रॉस कंप्यूट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि टॉर्क हम उसी पॉइंट पे कंप्यूट करें जहाँ पे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवोट हो। ओके, जनरली हम वो प्रेफर करते हैं क्योंकि एटलीस्ट इस एक जगह पे तो हमें टॉर्क क्या हुआ, जीरो मिल जाएगा। बिकॉज अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ अगर फोर्स लगाऊंगा तो टॉर्क विल बी जीरो। ओके, बिकॉज द मोमेंट आर्म इज जीरो। सो बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है कि आप जो भी पॉइंट कंसिडर करते हैं क्वेश्चन में जिसके अराउंड भी टॉर्क लेते हैं, दैट पॉइंट शुड कंटिन्यू थ्रू आउट योर न्यूमेरिकल। ओके, दैट शुड नॉट चेंज, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। Okay, so this is a brief introduction to your torque, and now I'll take some questions also so that आपको और clarity आ जाए इसमें। Now the first question कहता है, is it possible to calculate torque acting on a rigid body without specifying an origin? और part B है, is the torque independent of location of the origin? It is a bit conceptual question. तो नाउ पहला क्वेश्चन जो है, इज इट पॉसिबल टू कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी विदाउट स्पेसिफाइंग ओरिजिन। तो ये देखिए जैसे टॉर्क की डेफिनेशन ही है दैट इट इज आर एफ साइन थीटा। सो नेचुरली जब तक हमारे पास में ओरिजिन नहीं होगा, हाउ विल वी मेजर द आर? ओके, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर हैज़ टू बी सम ओरिजिन और पॉइंट ऑफ रेफरेंस जिसके रेफरेंस से मैं उसको टॉर्क निकाल सकूँ। सेकंड क्या कहता है, इज टॉर्क इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ द ओरिजिन? यस। देखिए अगर तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, तब तो आप इसको टॉर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन। और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है देन इट विल मैटर कि आप किस जगह पे उसका टॉर्क निकालते हैं, यानी हर जगह उसको टॉर्क आपको डिफरेंट मिलेगा। ये क्वेश्चन को समझाने के लिए जैसे मैंने कई दफ़े स्टूडेंट्स को पूछा है कि गिव मी एग्जांपल वेयर एफ नेट इज जीरो एंड स्टिल देयर इज ए टॉर्क। तो जैसे आप ये समझिए कि जैसे कोई टेबल है और अगर मैं इसको परपेंडिकुलर फोर्स लगाता हूँ अपोजिट साइड से, ओके, दैट मीन्स वन मैन इज पुशिंग फ्रॉम दिस साइड, अदर मैन इज पुशिंग फ्रॉम दिस साइड। तो आप क्या देखेंगे, एफ नेट इज जीरो, one force is this side, one force is this side, F net is zero, but there is a torque acting. This is this side and this also is this side, and both are say in the counterclockwise direction. Okay, so
ऐसे केसेस में व्हेन द एफ नेट इज जीरो, आप मान लीजिए इस एक्सेस पे अगर निकालना चाहते हैं टॉर्क, तो क्या होगा, इस फोर्स का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा बिकॉज दैट मोमेंट आर्म इज जीरो, और इसका टॉर्क क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, ओके। और अगर आप इस एक्सेस पे निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, इस एक्सेस ये फोर्स तो जीरो हो जाएगा, और इस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या होगा, एफ मल्टीप्लाई बाय दिस, तो बोथ आर सेम बिकॉज द फोर्स इज सेम, ओके। सो बिकॉज एफ नेट तभी जीरो होगा व्हेन एफ इज हियर सेम एज द एफ इज हियर, ओके, बट द टॉर्क इज देयर, ओके। सो दैट इज द बिट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और अगर मान लीजिए इसके ऊपर नेट फोर्स है, तो उस केस में क्या होगा कि मैं अगर अलग अलग पॉइंट पे टॉर्क निकालूंगा तो अलग अलग टॉर्क आपको मिलेगा। सो द आंसर इज दिस, yes, if it is f net is 0 and if net not 0 then is not possible. Second question कहता है, two customer in a hotel are trying to use a revolving door. That means ये door है जो revolving door है. So there are two people, two customer, they are using this. The man on the left exert 600 Newton, okay, and 1.2 meter away from the center, while man on the right exert 850 Newton perpendicular to the door 0.8 meter away. So this is 0.8 meter. Find the net torque. तो हमने पढ़ा है net torque means torque can be added up. Okay. So very simple. जो torque due to this force is equal to this force multiplied by this distance. Because मैं अभी कहाँ निकाल रहा हूँ? Torque is around this point, the center point. So this is the T1. Similarly, I have found out T1. Direction you know it because of that right hand rule you can find out. Now this is the sign you know it because this is a anti-clockwise, I mean this is a clockwise, this is anti-clockwise, so one will be negative, so net torque will be equal to -40. -40 का क्या मतलब हो गया, that means door will move in the anti-clockwise direction, okay. Sorry, that door will move in a clockwise direction. और यहाँ से भी देख लिए -720, okay. Third question कहता है, a man applied force of 250 Newton at an angle of 60 degree to the door of figure. So there is a figure, this is a hinge and 60 degree पे force apply कर रहा है 2 meter from the hinge. Find the torque on the door choosing position of hinge as a axis of rotation. Number 1. B क्या कहता है, suppose a wedge is placed 1.5 meter from the hinge on the other side of the door. What minimum force must the wedge exert so that the force applied in part A will not open the door. So बी निकालने के लिए बड़ा आसान है बिकॉज हमारे पास में इक्वेशन क्या है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क शुड बी इक्वल टू 0, टी नेट शुड बी इक्वल टू 0 अगर इसको डोर को खोलना नहीं है, ओके। ना ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज हिंज, यानी इसने पीछे से कोई ऐसा बैक में सपोर्ट लगा रखा है विच इज रिएक्शन फोर्स टू, नाउ इस साइड फोर्स है तो दैट मीन्स द एंगल बिटवीन दिस आर एंड दिस विल बी 90 डिग्री, आर एंड फोर्स विल बी 90 डिग्री. सो जब हम इस फोर्स का टॉर्क निकालेंगे तो इट विल बी एंगल विल बी 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री. दैट इज़ द वन थिंग. सो आपका इसको हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया. द परपेंडिकुलर इज एफ साइन थीटा. सो ये तो टॉर्क हो गया बिकॉज ऑफ द फोर्स, और बिकॉज द वेस्ट टॉर्क हो गया फोर्स जो हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय द आर डिस्टेंस which is 1.5 given, multiplied by sine of minus 90, because in this case that is the important thing, it will be minus 90. okay, and hinge पे अगर मैं hinge पे निकाल रहा हूँ, hinge पे निकाला तो hinge पे torque will be 0 because the r is 0. so you sum it and you can get the value of the force. Fourth question कहता है given r vector is so much, f is so much, find magnitude of the torque. ओके ये इसने वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो वेक्टर फॉर्म में हमें पता है टॉर्क इज इक्वल टू आर एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर एंड एफ. सो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी ऑलरेडी लर्न एंड वी नो दैट आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस आई इज माइनस के. सो अकॉर्डिंगली वी मल्टीप्लाई दिस बाय दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस. सो यू गेट दिस आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन कहता है a woman of mass 50 kg sits on the left end of a seesaw of length L is equal to 4 meter pivoted in the middle as shown in the figure. एक पूछता है compute the torque on the seesaw about an axis that passes through the pivot. तो पहला तो यह है कि you have to compute the torque around the pivot. B, where should a man of mass m is equal to 70 kg sit if the system
दैट मीन्स सीसॉ प्लस मैन प्लस वुमेन इज टू बी बैलेंस्ड। एंड थर्ड पूछता है फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय पिवोट इफ द प्लैंक हैज अ मास ऑफ 10 kg। एंड लास्ट पूछता है कंप्यूट द टॉर्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू द लेफ्ट एंड ऑफ अ प्लैंक। तो ये एक सीसॉ है, इज अ पिवोट इज हियर, दिस इज अ वुमन सिटिंग हियर, दिस इज अ मैन सिटिंग हियर। ना पहला क्वेश्चन कहता है वुमन ऑफ मास 50 kg सिट्स ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द सीसॉ ऑफ दिस लेंथ एंड pivoted in the middle as shown. Compute the torque on the seesaw about an axis that passes through the pivot. That means man is not sitting in case 1. So अब ये पूछता है कि what is the torque about the pivot. ओके तो इसमें देखिए आपका जो पिवोट पे एक तो प्लैंक का जो मास था, ग्रेविटी इज एक्टिंग नंबर 1 ना, क्योंकि पिवोट के अराउंड बोथ साइड में प्लैंक का मास सेम है तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि मास सेंटर ऑफ मास इज एट द पिवोट। और सेंटर ऑफ मास अगर पिवोट पे है तो अगर मेरे को यहाँ ही पे अगर टॉर्क कैलकुलेट करना है तो ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस पॉइंट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी विल बी 0 बिकॉज द लीवर आर्म इज 0। ओके दैट्स नंबर 1। तो फिर हमें इसमें कैलकुलेट करना, फिर दिस ओनली दैट लेडी का जो वेट है दिस इज 20 into g मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस विल बी द टॉर्क एंड दैट यू कैन कैलकुलेट द सम ऑफ द टॉर्क इज इक्वल टू 0 एंड t torque due to gravity is 0, so you can work out easily. Now B कहता है where should a man of mass 70 kg sit if the system is to be balanced. Okay, that means system is to be balanced. That means अगर सिस्टम बैलेंस है मान लीजिए वो x डिस्टेंस पे है, that means now it is balanced. बैलेंस है तो इसका मतलब क्या, सम ऑफ द ऑल टॉर्क शुड बी 0। सब उस टाइम में कौन कौन से टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, एक तो टॉर्क पिवोट पे है और ग्रेविटी का टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू मैन है, मैं सब पिवोट के अराउंड टॉर्क निकाल रहा हूँ। ओके और टॉर्क ड्यू टू वुमेन है, दिस इज द टॉर्क एक्टिंग, सो सम ऑफ दिस टॉर्क शुड बी 0। तो अब देखिए पिवोट का टॉर्क 0 है, ग्रेविटी का टॉर्क 0 है एज वी हैव डिस्कस्ड नाउ। देन mg इंटू एक्स, इसका टॉर्क मैन का टॉर्क ये है बिकॉज ये क्लॉक वाइज तो माइनस साइन, और mg इंटू दिस डिस्टेंस ये इसका वुमेन का है, सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज so plus sign, so you can work out the x. Okay, that's question part B. C क्या कहता है, find the normal force exerted by pivot if the plank has a mass of 10 kg. Find the normal force exerted by the pivot. That means अब हमें some of the forces should be equal to 0 करना पड़ेगा। Okay, so that means कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इधर mg इधर है, कैपिटल mg इधर है और नॉर्मल इधर है, एंड देन द प्लैंक का अगर वेट है तो प्लैंक का वेट मल्टीप्लाई बाय जी इस साइड में है। ओके सो अगर मैं इस साइड में अगर नेगेटिव लूँ और ऊपर पॉजिटिव लूँ तो आई कैन राइट द इक्वेशन एज दिस माइनस एम जी माइनस एम पी प्लैंक का इंटू जी प्लस एन इज इक्वल टू 0 एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द नॉर्मल फोर्स। ओके सो लर्निंग क्या है कि यहाँ हमने सम ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई। और डी क्या कहता है, कंप्यूट द टॉर्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू द लेफ्ट एंड ऑफ अ प्लैंक। अब कहता है कि यहाँ इसको एक्सिस मान के इसके अक्रॉस टॉर्क वर्कआउट करो। पहले हमने देखो इसके अक्रॉस किया था ना, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन है तो इसका मतलब अब आपको मैंने एक्स ये जो नया एक्स निकालूंगा इसके अराउंड टॉर्क करके तो वो भी मेरे को सेम आना चाहिए। ओके सो द अगेन द न्यू एक्सिस के अक्रॉस लेफ्ट हैंड साइड के प्लैंक में कंडीशन क्या है, torque due to bend, torque due to woman plus torque due to plank plus torque due to pivot should be equal to 0. Okay, so this is the value I have put and I got the x is equal to 42. Okay, तो देखिए आपको जो आंसर इन B and the D is same. That means choosing a different axis under equilibrium leads to the same solutions. So this is all about the torque and the moment of force. I close it here and my two advice as usual कि आपको जो कुछ भी नई चीज़ लगी है आप उसको नोट डाउन करिए and subscribe my channel. Thank you.